नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है। पाकिस्तानी शॉक्ड एज मोदी को गले लगाने दौड़ पड़े एमबीजेड। तो जी हां, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं एमबीजेड, वो भारत दौरे पर आए और बहुत ही इमरजेंसी वाला दौरा था। मतलब शायद मुझे नहीं लगता कि कभी वो इतने कम टाइम के लिए किसी देश के दौरे पर गए हों, और खासकर भारत जैसे बड़े देश के दौरे पर आए हों। तो नियर अबाउट 2 घंटे, सवा 2 घंटे का ये दौरा था। मतलब 2 घंटे से भी कम का दौरा था। लेकिन इस 2 घंटे से कम के दौरे में भी इतनी चीजें हो गई हैं जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। पाकिस्तानी परेशान है कि यार, सऊदी अरब के साथ तो हमारा जो हुआ वो कुछ और है, लेकिन ये तो उससे भी कहीं आगे बढ़कर ये चीजें कर गए। डिफेंस डील में, न्यूक्लियर एनर्जी में, स्पेस रिसर्च में, एजुकेशन में, और भी पता नहीं कहां कहां। और इससे क्या हुआ है कि मुश्किल बढ़ गई है पाकिस्तानियों की। तो देखते हैं कि पाकिस्तानियों का रिएक्शन इस पर जो है वो कैसा आ रहा है। जो यूएई के सदर हैं, इंतहाई जबरदस्त पर्सनैलिटी, उन्होंने आज इंडिया का दौरा किया और उनकी शॉर्ट विजिट था, इंपॉर्टेंट विजिट था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। 1.5-2 घंटे शायद टोटल दौरा था, लेकिन इंपॉर्टेंट दौरा था। उस इंपॉर्टेंट दौरे के ऊपर हम कल बात करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्या उसका एक रीजनल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, जो कि मशरिक वस्ता में और पूरे रीजन में है, उससे कोई ताल्लुक है? ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली है, लेकिन जाहिर है कि कोई दूसरी पोजीशंस भी हैं। क्या वो कोई और कोई मामला हो रहे हैं? दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत पहुंचे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद उनका इस्तकबाल करने गए हैं। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि अब अगर आप ये चीज़ देखें कि खुद उनका इस्तकबाल करना, उसकी वजह शायद ये भी है कि उनको पता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप भी इनका खुद इस्तकबाल करने जाती है। वहाँ पाकिस्तान की लीडरशिप भी खुद इस्तकबाल करने जाती है। और सुनने में ये भी आया जनाब कि बड़ा रॉयल कार्व्ड वुडन झूला, ये जिसके ऊपर मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये उनको गिफ्ट किया गया है। रॉयल कार्व्ड वुडन झूला जो है ये उनको गिफ्ट किया गया है। और ये स्पेसिफिकली ये जिसके ऊपर वो बैठे भी हुए हैं। और लग ये रहा है कि मोदी साहब ये चाहते हैं कि जो, और ख़ास तौर पे जो फिर तस्वीरें वगैरह जो हैं जो जारी की गई हैं, वो भी एक जैसे कहेंगे ना, ऐसे लगता है कि बहुत हाई लेवल की फ्रेंडशिप ये वो। अच्छा, मैं देख रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्तकबाल करने गए मोहम्मद बिन ज़ायद साहब, एमपी साहब का, तो क्या उसे बोलते हैं, उन्होंने लिखा माय ब्रदर, माय ब्रदर। अच्छा, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि माय ब्रदर जो है ना, ये गाड़ी में बैठा हुआ है, एक तस्वीर उनकी जारी की गई है। मोदी साहब, आपको पता है, फिर जो है ना वो पूरी कहानी तो पूरी एक वो बनाते हैं ना, और ये उनको पसंद। क्या बोलते हो चीमा जी, आप क्या कहानी बनाते हैं वहां पर? क्या कहानी बनाते हैं? ऑफिशियल दौरा होता है, उसकी तस्वीरें रिलीज होती हैं, दोनों देश करते हैं, दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट्स जारी होती हैं। ये प्रोटोकॉल है, ये कहानी नहीं बन रही है यहां पे कोई। ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, रिलेशंस दिखाए जा रहे हैं। आप लोग की तरह बैठ के कहानियां नहीं गढ़ते हैं यहां पर लोग। कहानी। पसंद भी है इस तरह की चीज़ें करना। बहरहाल तो आज जब मोदी साहब ने अपनी की है, जो उनको वेलकम किया है, क्या आप देख रहे हैं मेरे साथ, आपको फोटो में जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद बिन ज़ायद, और उनके साथ हैं जी प्राइम मिनिस्टर। चलिए, जो चीजें हो रही हैं ना, ये होनी फिक्स हो गई थी।
और ये इसलिए हो गई थी होनी फिक्स क्योंकि जिस तरह से इक्वेशंस बदल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की जो दो बड़ी पावर्स हैं, नंबर 1 पर सऊदी अरब, नंबर 2 पर यूएई, लेकिन वहां भी अलग अलग ब्लॉक्स हैं। अब जो ये ताजा खबर आई थी कि टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ये लोग मिलकर एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिडिल ईस्ट में तो हलचल मचेगी ना। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये देखिए मैप पर ना अलग अलग देश, तो ये लाल रंग का जो आपको लाइन दिख रही है, जो कनेक्शन वाला दिख रहा है, ये इंडिया वाला है, और जो व्हाइट वाला है ये पाकिस्तान, ये हो। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इधर है टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, इधर नीचे यमन या क्या है, यमन, ये लोग अपना एक नेक्सस बना रहे हैं और ये जुड़ा है पाकिस्तान से। जो इधर नेक्सस बन रहा है वो है इजराइल और इंडिया का है ही, यूएई और इंडिया का भी है, और ये एक बड़ा तगड़ा है। मतलब आप अगर देखेंगे तो इकोनॉमी वाइज भी, और आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी और हथियार वाइज भी। अब इसमें पंगा ये फंस रहा है कि टर्की जो है वो भी नाटो का मेंबर है, सऊदी अरब भी जो है वहां पर अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन जो इक्विपमेंट्स हैं, अमेरिकन वेपन्स हैं, वो उसकी हिफाजत के लिए हैं। यमन के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें भी टर्की कह रहा हूं, अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक ब्लॉक बन रहा है, एक ब्लॉक ये बन रहा है। जाहिर सी बात है कि सारे ब्लॉक्स जो आपको बनते दिख रहे हैं ये वक्त की नजाकत को देखते हुए बन रहे हैं, कौन किसकी तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक तरफ अलाई इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो दूसरा बंदा भी अपने अलाई बनाना चालू कर देता है, तभी आप बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि इनमें से कई देश ऐसे हैं जिनके एक दूसरे के साथ भी रिलेशंस हैं, जैसे सऊदी अरब और भारत, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट बहुत बड़ा जंग का अखाड़ा बनने वाला है, बहुत बड़ा। और इसमें सबसे बड़ा फायदा पता है किसको होगा? अमेरिका को होगा। हालांकि अभी भी मिडिल ईस्ट के तेल पर करीब करीब उनका कब्जा है, लेकिन अब यह हो क्या रहा है कि सऊदी अरब समझ गया है कि अमेरिकन कब्जा हटाना पड़ेगा, यूएई समझ रहा है कि यार ये भारी दिक्कत होने वाली है, अमेरिका को भैया ओपेक नेशन पे कंट्रोल चाहिए, और ये सब इसीलिए हो रहा है। आप देखो ना, डिपेंडेंट है ना, सऊदी अरब भी डिपेंडेंट है, इजिप्ट भी डिपेंडेंट है, इराक, ये सब डिपेंडेंट है। इधर ईरान है, ईरान नहीं था, ईरान को ये लोग नष्ट करेंगे, ईरान पर हमला होना तय है, आज हो, कल हो, एक हफ्ते बाद हो, 10 दिन बाद हो, 2 महीने बाद हो, ईरान पर तो हमला होगा। और एक बार ईरान ने फॉल कर लिया, ईरान का फॉल हो गया, तो पूरा अमेरिका का पूरा इस पूरे इलाके पर कब्जा हो जाएगा, पूरे इलाके पर। और इसमें बखूबी साथ देगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के इसमें अपनी लालच है, पाकिस्तान का लालच है, डॉलर्स आएंगे, ये आएंगा, वो आएंगा, और वो इसीलिए अमेरिका का साथ दे रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी और दोनों की मुलाकात हुई है, और कहा यह जा रहा है कि जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया, और बात सारी कहाँ गई है, बात सारी ये की गई है कि जी गजा पीस टॉक जो है उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने जो है वो भारत का विजिट किया है। उसकी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स को यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स को डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, आजकल बहुत न्यूज में रहते हैं, उन्होंने जी दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया है इस गजा पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए। ये बात भी बार बार की जा रही है, और देखते हैं कि दोनों लीडर्स वहां पर डेफिनेटली जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तो हाँ कर दी गई है, भारत की तरफ से क्या बात की जाती है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मगर इस पीस टॉक का हिस्सा बन, मुझे उम्मीद कम लग रही है कि गाजा पीस टॉक्स में पीएम मोदी जाएंगे। मुझे इसकी उम्मीद जो है वो बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन बदल रही है, इक्वेशन बदल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि इतना आसान है। हिस्सा बनने के लिए कई दूसरी कंट्रीज जो हैं, जिसमें कई गल्फ कंट्रीज जो हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो भी हिस्सा बनेंगे। तो क्या ये पीस टॉक कामयाब हो सकेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चाह रहे हैं क्या उसी तरह से गजा के इशू को सॉल्व किया जा पाएगा या नहीं?
पाकिस्तान की ज्यादा हम बात करें तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप तो आजकल पाकिस्तान की वाह करते नहीं थकते और हर सूरत में वो पाकिस्तान की लीडरशिप की, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ करते दिखाई देते हैं। लेकिन खैर ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ना सिर्फ ये कि उसको वाह किया है बल्कि हर तरह से सपोर्ट भी किया है। तो हमारी तरफ से तो जी हाँ ही होगी, चाहे हमें बाद में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भुगतने पड़े जो हमें अफगानिस्तान में भुगतने पड़े थे, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अगर वहां पर पीस टॉक में अगर कुछ कंट्रीज को वहां पर ट्रूप्स भेजे गए गजा में, तो वो जी हमास के हथियार जो हैं उनसे वो लेने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन उसके लिए इजराइल ने पहले ही पाकिस्तान के लिए ना कर दिया और इजराइल का कहना है कि जी वो इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान के ट्रुप्स जो है वो इस जगह पर यानी कि गजा में जो है वो पहुंचे और इस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं उसको रुकवाने में या हमास से हथियार लेने में किसी तरह का भी रोल प्ले करें। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और देखिए पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति बनी है। वो ट्रंप से लगातार ये कह रहा है आसिम मुनीर कि भैया हमें ऐसी सिचुएशन में मत फंसाओ जहां हमें घर में लात खानी पड़ेगी। क्योंकि अगर देखिए, मुझे लग रहा है कि इजराइल ने अपोज कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज नहीं आ सकती वहां पर, और मुझे लगता है कि ये इजराइल का अपोज करना पाकिस्तान के लिए बड़ी फायदे की बात हो गई है। मैं तो कहता हूं कि इजराइल को अपोज नहीं करना चाहिए, इजराइल को इस बात के लिए मान जाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की फौज जो है वो पहुंच जाए वहां पर गाजा में। क्योंकि पाकिस्तान की फौज अगर गाजा में पहुंच जाती है तो उसे हमास के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा, ट्रंप लड़वाएगा। और आसिम मुनीर ये समझ रहा है कि यार अगर हम वहां पर हमास के खिलाफ लड़ने लगे, हम हमास को अनआर्म्ड करने में लग गए, तो भैया घर में हमारी जो इज्जत बची खुची है वो भी लुट जाएगी, लोग बड़े नाराज होंगे। तो इजराइल अगर विरोध कर रहा है तो मुझे लगता है कि भाई अगर इजराइल तक मेरी आवाज पहुंच रही है, भैया छोड़ दो, बोलो कि पाकिस्तानी फौज वहां पर आए, क्योंकि तभी इनके घर में सिविल वॉर छिड़ जाएगी। ये बात आसिम मुनीर बता चुका है ट्रंप को और ये मना रहा है कि भैया किसी तरह मैं बच जाऊं कि हमारी फौज न जाए वहां पर। बाकी इंटेलिजेंस लेनी है, सपोर्ट करना है, सीक्रेट रूप से बेसिस देने अपने, सब दे देगा आसिम मुनीर, बस अपनी फौज वो नहीं भेजना चाहता गाजा, क्योंकि जिस दिन उसने अपनी फौज गाजा भेज दी उसका कांड हो जाना है। अच्छा चलिए अब आते हैं भारत और यूएई पर। देखिए एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं एहतसामुल हक, एहतसामुल समथिंग नाम है उनका, आप जानते ही होंगे। उन्होंने क्या ट्वीट किया, 100 मिनट भी यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत में नहीं रहे, मतलब मजाक उड़ाते हुए, तंज कसते हुए। अब इसको कौन समझाए इस मूर्ख को कि 100 मिनट में वो काम हो गए हैं 100 मिनट से कम में जो पाकिस्तान शायद कई सालों में नहीं कर पाया है। अब देखिए नासिर एच अल शेख हैं, वहां के एंटरप्रेन्योर हैं यूएई के, वो क्या लिखते हैं इस मीटिंग के बारे में। The UAE and India agree to build a strategic defense partnership through a new defense agreement. डिफेंस डील पार्टनरशिप होगी, डिफेंस पार्टनरशिप होगी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। और ये नोटवर्दी है कि यूएई डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो यूएसए के साथ भी है और भारत के साथ भी हो गया, जो कि 2023 में अपग्रेड हो गया था ए मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट ऑल्सो हैज ए डिफेंस एग्रीमेंट विद फ्रांस। फ्रांस के साथ भी यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट है। तो यूएई ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया और ये छोटा मोटा काम नहीं है जो पाकिस्तानियों को लगता है कि ये छोटी चीज हुई है, बहुत बड़ी चीज है। इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा ना आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि आपने क्या खोया है। देखिए डेरेक जे ग्रॉसमैन है, बहुत लोग आप लोग जानते होंगे डेरेक जे ग्रॉसमैन को। ये अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक एनालिसिस हैं, प्रोफेसर हैं यूएससी डॉन्सफे में और सीनियर फेलो हैं सीएनए एसडीसी में और भी बहुत जगह, मतलब एनालिसिस ही एनालिसिस करते हैं। इन्होंने लिखा है कि यूएई प्रेसिडेंट फ्लाइज टू इंडिया फॉर 2 आवर्स एंड साइंस मैसिव ट्रेड एंड एनर्जी डील्स। बोला कि 2 घंटे के लिए गए यूएई के प्रेसिडेंट और मैसिव डील साइन की है, एनर्जी की और ट्रेड की, एंड एस्टैब्लिशेस अ न्यू डिफेंस पैक्ट। एक नया डिफेंस पैक्ट भी साइन हो गया है और मोर देन एवर न्यू दिल्ली एंड अबू धाबी आर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड। ये सबसे ज्यादा अब तक में सबसे ज्यादा अगर अलाइंड एक साथ दिख रहे हैं तो आज ये यूएई और भारत दिख रहे हैं। ये डेरेक जे ग्रॉसमैन का कहना है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हुई हैं। मुझे लगता है कि जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक
$8 बिलियन के हथियार शायद यूएई खरीदने वाला है डिफेंस पैक्ट के जरिए। और मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा डिफेंस डील के नज़र से अगर देखा जाए तो। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में, एजुकेशन में, और सबसे बड़ी बात, $200 बिलियन की डील जो है, ट्रेड $200 बिलियन की 2030 तक टारगेट है यूएई और भारत का। मतलब अगले 4 सालों में, अभी $100 बिलियन के करीब करने की कोशिश थी, अब ये $200 बिलियन करने जा रहे हैं हम 2030 तक। आप जरा सोचिए, $200 बिलियन की ट्रेड सिर्फ यूएई से, मतलब दोनों को मिला के कह रहा हूं मैं, दोनों के बीच की। मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि भाई यूएई को हमसे क्या चाहिए, फूड सिक्योरिटी का मामला चाहिए, डिफेंस का बैकअप प्लान चाहिए, वो हम देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें पावर चाहिए। एलएनजी की डील हुई है हमारी, एलएनजी की डील हो गई ना हमारी, इसके अलावा भी और बहुत सारी डील्स हुई। तो कुल जमा बात यह है कि ये 2 घंटे का दौरा जो था वो शायद ऐतिहासिक दौरा था। जो काम शायद कई देश 2-2 दशकों में नहीं कर पाए हैं, वो काम सिर्फ इस 2 घंटे में हुआ है भारत और यूएई के बीच, जो दर्शाता है कि भारत और यूएई के बीच आने वाले टाइम पर रिलेशंस कितने तगड़े रहने वाले हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।